हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैक्सिमम तैयारी। हम लोग मुख्य सेविका भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो आज मैंने आपका चैप्टर लिया है संतुलित आहार और वजन प्रबंधन वाले चैप्टर से जो है कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे तो मुख्य सेविका भर्ती की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा आप लोग। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या संतुलित आहार में उपस्थित होना चाहिए? ए है अत्यधिक मात्रा में वसा, बी है अत्यधिक मात्रा में विटामिन, सी है अल्प मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्या संतुलित आहार में उपस्थित क्या होना चाहिए, यहाँ पे पूछ रहा है। तो क्या होना चाहिए? क्या अत्यधिक मात्रा में वसा होना चाहिए, या अत्यधिक मात्रा में विटामिन होना चाहिए, या फिर अल्प मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए इसमें से? क्या होना चाहिए? इसमें से कोई नहीं होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है। संतुलित आहार क्या होता है? इसमें क्या होता है? सभी पोषक तत्व एक निश्चित अनुपात में होने चाहिए। ठीक है। ना तो कोई बहुत अधिक होना चाहिए, ना ही बहुत कम होना चाहिए। तो एक निश्चित अनुपात होना चाहिए इसका। ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, संतुलित आहार किसे कहते हैं? ए है जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हों, बी है जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हों परंतु अधिक मात्रा में, सी है जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हो परंतु कम मात्रा में, डी है जिनमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हो परंतु एक निश्चित अनुपात में हो। तो अभी मैंने ऊपर ही बताया आपको, क्या होना चाहिए? एक निश्चित अनुपात होना चाहिए। सभी पोषक तत्वों का उपस्थित जो है वो निश्चित अनुपात में होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, संतुलित आहार से प्रतिदिन शरीर को प्राप्त होने वाली कुल ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग प्रोटीन से प्राप्त होनी चाहिए? ए है 50% से 60% तक, बी है 40 से 45%, सी है 10 से 15%, डी है 20 से 30%। तो संतुलित आहार से प्राप्त प्रतिदिन जो है शरीर को प्राप्त होने वाली कुल ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग प्रोटीन से प्राप्त होना चाहिए? तो संतुलित आहार से हमें प्रोटीन से कितना प्रतिशत जो है डेली प्राप्त होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 10 से 15%। कितने प्रतिशत? तो 10 से 15% जो है प्रोटीन से प्राप्त होने चाहिए। ठीक है। 50 से 60% कहाँ से होने चाहिए? तो ये कार्बोहाइड्रेट से होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट से 50 से 60% और 20 से 30% वसा से होने चाहिए। ठीक है। 20 से 30% वसा से होने चाहिए और 10 से 15% प्रोटीन से होने चाहिए। तो याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, भोजन के कितने घटक हैं? ए है 4, बी है 5, सी है 6, डी है 7। भोजन के कितने घटक होते हैं? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 7। कितने होते हैं? 7। प्रमुख 3 मैंने पहले ही बताया था आपको। कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स, वसा और प्रोटीन होते हैं। ठीक है। ये प्रमुख में एकदम माने जाते हैं। ठीक है। और भी 4 कौन से हैं? एक फाइबर होता है, फाइबर, मिनरल्स होते हैं, और वाटर होता है, और विटामिन्स होते हैं। ठीक है। विटामिन्स होते हैं। तो कार्ब्स, वसा, प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स, वाटर और विटामिन्स जो है भोजन के घटक होते हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ए है जलवायु एवं भौगोलिक स्थिति, बी है आय, खाद्य पदार्थों का मूल्य, सी है व्यवसाय, डी है विशेष शारीरिक अवस्था, ई है इनमें से कोई सभी। तो संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो क्या कौन से हैं? जलवायु और भौगोलिक स्थिति भी करती है, आय एवं खाद्य पदार्थों का मूल्य भी करता है, व्यवसाय भी करता है, विशेष शारीरिक अवस्थाएं भी करती है, आयु और लिंग भी करता है। ठीक है। आयु और लिंग भी करता है। तो ये संतुलित आहार को प्रभावित करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? इनमें से सभी। ठीक है। जिस जो है जहाँ की जलवायु या भौगोलिक स्थिति जैसी होगी वहाँ के उसी के अनुसार जो है संतुलित आहार होना चाहिए। गर्म है तो ऊर्जा की कम थोड़ी आवश्यकता होगी, लेकिन अगर जो है उस हिसाब से संतुलित आहार होना चाहिए। और यदि ठंडे प्रदेश में रहते हैं तो वहाँ पे ऊर्जा को आपको अधिक आवश्यकता होगी ऊर्जा की, तो वहाँ पे उस हिसाब से आपको संतुलित आहार लेना चाहिए। आय और खाद्य पदार्थ किस प्रकार से जो है प्रभावित करते हैं? तो जिस व्यक्ति की आय जो इनकम होगी वो यदि वो अधिक होगी तो वो हर चीज़ जो है डिजर्व कर लेगा, मतलब हर चीज़ वो प्राप्त कर सकता है, आसानी से खरीद लेगा। लेकिन अगर जिसकी इनकम कम होगी वो सोचेगा कि इतना खर्च करना कितना नहीं खर्च करना, तो ये भी प्रभावित करती है। व्यवसाय भी व्यक्ति का करता है। ठीक है। विशेष शारीरिक अवस्थाएं स्तनपान और गर्भावस्था भी करती है, उसमें कुछ अलग दूसरा संतुलित आहार होना चाहिए सामान्य लोगों की अपेक्षा। ठीक है।
आयु लिंग भी करती है, छोटा है यदि शिशु है तो उसके अनुसार उसको संतुलित आहार चाहिए, ठीक है। बड़े लोग हैं तो उनके लिए अलग चाहिए होता है। लिंग स्त्रियों के लिए अलग होता है, पुरुषों के लिए अलग होता है। तो ये संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, 1 ग्राम प्रोटीन कितने कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करती है? ए है 4.2 कैलोरी, बी है 4.3 कैलोरी, सी है 9.2 कैलोरी, डी है 7 कैलोरी। तो प्रोटीन में कितने कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है 1 ग्राम में? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4.3 कैलोरी। कितनी? 4.3 कैलोरी। 4.2 किस में होती है? कार्ब्स में होती है, ठीक है। कार्ब्स में 4.2 कैलोरी होती है। 9.2 कैलोरी वसा से, 7 कैलोरी अल्कोहल से, ठीक है, अल्कोहल से। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव शरीर के लिए कैलोरी की संख्या ज्ञात करने के आधार हैं। ए है आधारी उपापचय दर, बी है अतिरिक्त ऊर्जा दर, सी है ए एंड बी बोथ, डी है नन ऑफ दीज। तो मानव शरीर के लिए कैलोरी की संख्या ज्ञात करने का आधार क्या है? तो बीएमआर भी होता है, ठीक है, आधारी उपापचय दर, अतिरिक्त ऊर्जा दर भी होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? बोथ हो जाएंगे, ठीक है, दोनों हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, बीएमआर ज्ञात करने का सूत्र है। ए है शरीर का भार केजी में प्लस 1 दिन 24 घंटे या प्लस 1 कैलोरी, बी है कैलोरी का भार केजी में इंटू 1 दिन या 24 घंटे कह लेते हैं प्लस 1 कैलोरी, सी है शरीर का भार केजी में इंटू 1 दिन इंटू 1 कैलोरी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बीएमआर का सूत्र क्या होता है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बीएमआर का सूत्र सी हो जाएगा, शरीर का भार केजी में होना चाहिए, 1 दिन इंटू 1 कैलोरी, ठीक है। शरीर का भार केजी इंटू 1 दिन इंटू 1 कैलोरी, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है इसको। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, पुरुषों में आधारी चयापचय दर स्त्रियों की तुलना में होता है। ए है अधिक, बी है कम, सी है बराबर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो पुरुषों में आधारी चयापचय दर स्त्रियों की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है या कम या बराबर? तो क्या होता है? अधिक होता है। क्या हो जाएगा? अधिक होता है, ठीक है। पुरुषों में आधारी चयापचय दर स्त्रियों की तुलना में अधिक होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, वृद्धावस्था में आधारी चयापचय दर होता है। ए है अधिक, बी है कम, सी है सभी के बराबर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो वृद्धावस्था में आधारी चयापचय दर क्या होता है? अधिक होगा या कम होगा या सभी के बराबर होगा? तो क्या हो जाएगा? कम होता है। क्या हो जाएगा? कम होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, आराम के समय प्रति घंटा कितने कैलोरी व्यय होती है? ए है 68 कैलोरीज, बी है 100 कैलोरीज, सी है 105 कैलोरीज, डी है 200 कैलोरीज। तो आराम के समय प्रति घंटा कितने कैलोरी व्यय होती है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? कितने? 68 कैलोरीज। कितनी? 68 कैलोरीज, ठीक है। 100 कैलोरीज का जब बैठे रहेंगे आप, तो बैठे रहने पर 100 कैलोरीज, और 105 कब? तो जब आप खड़े रहेंगे, ठीक है। खड़े रहने पे 105 कैलोरीज व्यय होती है, और 200 कैलोरीज कब होती है? तो जब आप चलेंगे धीरे धीरे, ठीक है। चलने पर जो है, धीरे धीरे चलने पर 200 कैलोरीज होती है। और यदि आप दौड़ रहे हैं तब कितना व्यय होगी? दौड़ने पर 570 कैलोरीज। तो याद रखिएगा इसको, दौड़ने पर सबसे अधिक होता है 570 कैलोरीज, बैठने पर 68 कैलोरीज, 100 आराम करने पर 68, बैठने पर 100, 105 कब होगी? खड़े रहने पर, और चलने पर धीरे धीरे यदि आप चल रहे हैं तो 200 कैलोरीज। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव शरीर द्वारा ग्रहण किए गए भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का क्रमशः कितना प्रतिशत भाग अवशोषित किया जाता है? यह है 97%, 92% और 95%, बी है 95%, 92%, 97%, सी है 97%, 95%, 92%, डी है 92%, 95% और 97%। तो मानव शरीर द्वारा ग्रहण किए गए भोजन में कार्बोहाइड्रेट कितने प्रतिशत अवशोषित किया जाता है, वसा कितने और प्रोटीन क्रमशः बताना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का क्रमशः बताना है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? कार्बोहाइड्रेट 97% होता है, 97% कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा तो 95%
और प्रोटीन कितना 92%, ठीक है, तो शरीर के द्वारा अवशोषित की जाती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा सी 97%, कार्बोहाइड्रेट 95%, वसा 92% जो है प्रोटीन होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक मध्यम कार्य करने वाली गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? ए है 1660 कैलोरी पर डे, बी है 2130 कैलोरी पर डे किलो कैलोरी, सी है 2480 किलो कैलोरी पर डे, डी है 2260 किलो कैलोरी पर डे। तो मध्यम, यहाँ पे ध्यान रखिए मध्यम काम करने वाली महिला है और क्या है, गर्भवती महिला है, ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो देखिए सीडेंट्री महिला को कितनी आवश्यकता होती है और मॉडरेट को कितनी होती है और हैवी वर्कर को पहले कितनी होती है, ठीक है, इनको जान लेते हैं। कैलोरी की आवश्यकता प्रतिदिन, सीडेंट्री को 1660 किलो कैलोरी पर डे चाहिए होता है, ठीक है। मॉडरेट को कितना चाहिए होता है 2130 कैलोरी, 2130 कैलोरी पर डे, और हैवी वर्कर को कितना चाहिए होता है 2720 कैलोरीज, ठीक है, 2720 किलो कैलोरीज पर डे चाहिए होता है तो हैवी वर्कर को, ठीक है, इनको याद रखेंगे। फिर उसके बाद प्रेग्नेंट यदि महिला है, यदि महिला क्या है प्रेग्नेंट है तो इसमें प्लस हो जाएगा 350, ठीक है, प्रेग्नेंट महिला है तो 350 हो जाएगा। और यदि जो है स्तनपान कराने वाली महिला है, स्तनपान कराने वाली महिला है तो यदि स्तनपान कराने वाली महिला है तो कितना हो जाएगा, 0 से 6 महीने के बालक को पिलाती है यदि दूध तो उसके लिए 600 प्लस 600 अतिरिक्त देना होगा, उसको अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होगी प्लस 600। और यदि जो है 7 से 12 महीने के बालक को पिला रही है दूध तो 520 किलो कैलोरी जो है अतिरिक्त चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, मध्यम वर्कर है, ये मध्यम है। पहले मध्यम का हम लोगों ने देखा कितना चाहिए उसको 2130 किलो कैलोरी चाहिए होता है पर डे, और गर्भवती महिला के लिए अगर गर्भवती है तो प्लस 350 उसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 350 ऐड करेंगे हम इसमें तो हो जाएगा 2480, ठीक है, कितना हो जाएगा 2480। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा 2480 किलो कैलोरी पर डे, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, 0 से 6 महीने के बालक को प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? ए है 1010 किलो कैलोरी पर डे, डी है 550 किलो कैलोरी पर डे, सी है 670 किलो कैलोरी पर डे, डी है 1360 किलो कैलोरी पर डे। 0 से 6 महीने के बालक को प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाएगा 550 किलो कैलोरी पर डे। 0 से 6 महीने के बालक को 550 किलो कैलोरी पर डे, और 7 से 12 या 6 से 12 महीने के बालक के लिए कितना 670 किलो कैलोरी पर डे, ठीक है, 670 किलो कैलोरी। यदि बालक जो है यदि जो है 1 से 3 वर्ष का बालक है या कोई बालक हो या फिर लड़की हो, कोई भी हो, तो बच्चों के लिए कितना 1 से 3 वर्ष के लिए तो कितना है 1010 किलो कैलोरी पर डे, और 4 से 6 वर्ष के बालक के लिए कितना 1360 किलो कैलोरी पर डे, और यदि क्या है 7 से 9 वर्ष के लिए कितना चाहिए होता है तो 1700 किलो कैलोरी पर डे चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा 0 से 6 के लिए 550 महीने के लिए, ध्यान रखिएगा 0 से 6 महीने के लिए 550 किलो कैलोरी, और 7 से 12 महीने के बालक के लिए शिशु के लिए 670 किलो कैलोरी पर डे, और 1 से 3 वर्ष के बालक के लिए 1010 किलो कैलोरी पर डे, और 4 से 6 के लिए 1360, और 7 से 9 वर्ष के लिए 1700, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको आप लोग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, 10 से 12 साल की लड़कियों को प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? ए है 1700 किलो कैलोरी पर डे, बी है 2060 किलो कैलोरी पर डे, सी है 2400 किलो कैलोरी पर डे, डी है 2500 किलो कैलोरी पर डे, ठीक है। तो 10 से 12 साल की लड़कियों के लिए कह रहा है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, कितना आवश्यकता होती है 10 से 12 साल के लिए? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाएगा 20-60 किलो कैलोरी, ठीक है, 2060 किलो कैलोरी पर डे चाहिए होता है 10 से 12 वर्ष के लिए। ये 1700 मैंने किसके लिए बताया था, तो ये बताया था मैंने 7 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है, 7 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए 1700 किलो कैलोरी पर डे। 10 से 12 के लिए 20-60 चाहिए, 2400 किलो कैलोरी किसके लिए चाहिए, तो 13 से 15 वर्ष की लड़कियों के लिए चाहिए, और 2500
16 से 18 वर्ष की लड़कियों के लिए, ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, स्तनपान कराने वाली महिला को विटामिन सी की कितनी आवश्यकता होती है? ए है 65, बी है 65 + 15, सी है 65 + 50, डी है 20। तो स्तनपान कराने वाली महिला को विटामिन सी की कितनी आवश्यकता होती है? तो सामान्यतः महिलाओं को 65 होती है, सामान्यतः सभी महिलाएं को, चाहे सीडेंट्री हो या मॉडरेट हो या फिर हैवी वर्कर हो, इन सभी को 65 चाहिए था, ठीक है, 65 चाहिए होगा। और यदि प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट को कितना चाहिए? 65 + 15, 15 उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। और यदि जो है स्तनपान कराने वाली महिला है तो उसको कितना? 65 + 50, उसमें 50 ऐड होगा, ठीक है। 65 जो है सामान्य प्लस 50 स्तनपान के लिए, ठीक है, तो ऐड हो जाएगा 65 + 50। 20 किसको चाहिए? विटामिन सी 20 किसको चाहिए होता है? तो ये होता है, ये चाहिए होगा 0 से 6 महीने के बालक को, 0 से 6 मंथ के बालक को चाहिएगा। और 27 किसको चाहिए? 27 ये सभी किस में है? mg में है, ठीक है, mg में है, ये इसको याद रखिएगा, mg में है। 27 mg किसको चाहिए? तो ये 6 से 12 महीने के बालक को, ठीक है, शिशु को, 6 से 12 महीने के शिशु को 27 mg चाहिए, ठीक है। और देख लेते हैं, हमने पीछे पढ़ा ही था एक बार, लेकिन फिर से रिकॉल कर लेते हैं इसको। विटामिन डी कितना चाहिए होता है? 0 से 6 महीने के शिशु को, या 0 से 6 हो या फिर 7 से 12 महीने का बालक हो, शिशु हो, तो उसको कितना? 400, ठीक है, 400 इंटरनेशनल यूनिट चाहिए होता है, 400 इंटरनेशनल यूनिट चाहिए होता है 0 से 6 और 7 से 12 महीने के शिशु को, 400 इंटरनेशनल यूनिट। और सभी को, जो चाहे कोई भी हो, सबको कितना चाहिए होता है? इसके ऊपर वालों को सबको 600 इंटरनेशनल यूनिट चाहिए होता है, ठीक है, 600 IU चाहिए होता है। तो ये विटामिन डी के बारे में हम लोगों ने देखा। विटामिन ए भी देख लेते हैं साथ में ही। विटामिन ए 0 से 6 महीने के शिशु के लिए या 7 से 12 महीने के शिशु के लिए विटामिन ए कितना चाहिए होता है? 350 mg चाहिए होता है, ठीक है। और यदि प्रेग्नेंट वुमेन है, सामान्य महिलाओं को कितना चाहिए होता है? सामान्यतः सीडेंट्री हो या मॉडरेट हो या फिर हैवी हो, 840 चाहिए होता है विटामिन ए, 840 mg चाहिए होता है। और प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको 900 mg चाहिए होता है। और स्तनपान वाली महिला हो तो उसको 950 mg चाहिए होता है, क्या? विटामिन ए, ठीक है। तो याद रखिएगा, कोई भी आए यहाँ पे विटामिन के बारे में पूछा तो आप लोग जितना भी चीज़ें जानते हैं, पढ़े हैं, तो उसके बारे में सोच लिया करिए एक बार, तो ये भूलेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्तनपान करा वाली महिला को सी हो जाएगा 65 + 50। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि शरीर द्वारा ग्रहण की गई कैलोरी अधिक है, किसे? शरीर द्वारा खर्च की गई कैलोरी से, तो परिणाम क्या होगा? ए है वजन बढ़ेगा, बी है वजन घटेगा, सी है वजन न घटेगा न बढ़ेगा, डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे कह रहे हैं यदि आप कैलोरी तो लिए हैं, यदि कैलोरी आप ले रहे हैं लेकिन क्या शरीर उसको खर्च कम कर रहे हैं, कैलोरी अधिक ले रहे हैं लेकिन खर्च कम कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? वजन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए, वजन बढ़ जाएगा। और यदि आप शरीर के द्वारा ग्रहण की गई कैलोरी जो है कम लिए हैं, इसको कम लिए हैं यदि आपने, और शरीर द्वारा अधिक खर्च किए, तो वजन क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ठीक है। तब आप क्या हो जाएंगे? दुबले पतले हो जाएंगे, ठीक है। और यदि दोनों ही इक्वल है तो क्या होगा? न तो घटेगा न बढ़ेगा, जैसे है वैसे ही रहेंगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बॉडी मास इंडेक्स को पहले कहा जाता था। ए है बॉडी मास इंडेक्स, बी है मॉस इंडेक्स, सी है क्वेटलेंट इंडेक्स, डी है मसल्स इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स को पहले क्या कहते थे? आंसर क्या हो जाएगा? क्वेटलेंट इंडेक्स, क्वेटलेट इंडेक्स, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? क्वेटलेट इंडेक्स कहते थे बॉडी मास इंडेक्स को। क्वेश्चन नंबर 19 है, BMI बराबर होता है, ए है वजन ग्राम में बटे लंबाई मीटर में, बी है वजन ग्राम में बटे लंबाई मीटर स्क्वायर में, सी है लंबाई मीटर में अपॉन वजन किलोग्राम में होता है, डी है वजन किलोग्राम में अपॉन लंबाई मीटर स्क्वायर में होता है। तो BMI बराबर किसके होता है बताइए? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? BMI किसके बराबर होता है? इसका ये फॉर्मूला है, डी वजन किलोग्राम में होता है अपॉन लंबाई मीटर स्क्वायर में होता है, ठीक है। वजन किलोग्राम में अपॉन लंबाई मीटर स्क्वायर में होता है। तो याद रखिएगा, वजन पूरे किलोग्राम में रहना चाहिए और लंबाई क्या होना चाहिए? होल स्क्वायर होता है, ठीक है। एल जो होता है होल स्क्वायर होता है। वजन जो है वजन केजी में होता है, वेट केजी में, और लंबाई क्या होती है?
मीटर स्क्वायर में होती है, ठीक है, लंबाई मीटर स्क्वायर में होती है, तो ध्यान रखिएगा BMI बराबर क्या होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, एक सामान्य भार वाले व्यक्ति का BMI स्कोर होता है WHO के अनुसार। ए है 25 से 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, बी है 18.5 से 24.9 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, सी है 25 से 29.9 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, डी है 30 से 34.9 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। तो सामान्य भार वाले व्यक्ति का BMI स्कोर WHO के अनुसार कितना होता है? यदि 18.5 से कम है तो क्या होता है, वजन कम माना जाएगा। यदि 18.5 से 24.9 है तो क्या हो जाएगा, वजन सामान्य माना जाएगा। तो यहाँ पे सामान्य भार पूछ रहा है तो कितना है, ये 18.5 से 24.9 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होना चाहिए सामान्य भार, ठीक है। और यदि क्या हो जाएगा, और जो है यदि 25 से 29.9 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, वजन बढ़ जाएगा, ठीक है, अधिक वजन क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ठीक है। और जो है यदि जो है 30 से 35.9 है, यदि 30 से 34.9 है, ठीक है, 30 से 34.9 है तो क्या हो जाएगा, वजन मोटापा क्या हो जाएगा, मोटापा वर्ग फर्स्ट में आएगा, मोटापा वर्ग फर्स्ट में आ जाएगा। और यही 35 से 39.9 है तो 35 से 39.9 है तो मोटापा वर्ग सेकंड में आएगा। और यदि 40 से अधिक है तो मोटापा वर्ग थर्ड में आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा सामान्य कितना 8.5 से 24.9 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने भोजन को कितने आधारित खाद्य समूह में विभाजित किया है? ए है 3, बी है 7, सी है 5, डी है 11। तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने भोजन को कितने आधारित खाद्य समूह में विभाजित किया? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी हो जाएगा 5। कितने? 5 में कौन कौन से? एक अनाज और उससे बने उत्पाद, दूसरा दालें और फलियाँ हैं, ठीक है, तीसरा दूध और उससे बने पदार्थ हो गए, चौथा क्या हो जाएगा, चौथा फल और सब्जियाँ हो जाएंगी, फल और सब्जियाँ हो जाएंगी, और पांचवा क्या हो जाएगा, फल और सब्जियाँ और शक्कर, ठीक है, शक्कर और शक्कर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अनाज, दाल, दूध, फल और सब्जियां और शक्कर आएंगे, ये बताया है किसने? ICMR ने बताया। और 11 किसने बताया है? तो वो बताया है MS स्वामीनाथन ने बताया, ठीक है, MS स्वामीनाथन ने 11 बताया है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, अनाज में पाए जाने वाले मुख्य तत्व क्या है? ए है प्रोटीन, बी है कार्बोहाइड्रेट, सी है वसा, डी है विटामिन। अनाज में पाए जाने वाले मुख्य तत्व क्या है? तो क्या पाया जाता है अनाज में? सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। गेहूँ, चावल, जौ, इन सभी में क्या पाया जाता है? रागी, इन सभी में क्या हो जाएगा? अनाज वो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है, सबसे अधिक। क्वेश्चन नंबर 23 है, फूड गाइड पिरामिड क्या प्रदर्शित करता है? ए है घर में उपलब्ध कुल भोजन को, बी है प्रतिदिन खाए जाने वाले अलग अलग खाद्य पदार्थ की मात्रा को, सी है कच्चा भोजन को, डी है रसोई में उपलब्ध भोजन को। तो फूड गाइड पिरामिड क्या प्रदर्शित करता है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी, प्रतिदिन खाए जाने वाले अलग अलग खाद्य पदार्थ की मात्रा को, ठीक है। कुछ इस प्रकार से पिरामिड होते हैं, इसमें बटा होता है, ठीक है, जो सबसे आधार में होता है इसको क्या अधिक मात्रा में लेने के लिए बताएगा, और ये जो सबसे शीर्ष पर होता है वो कम मात्रा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी मात्रा में जल पीना चाहिए? ए है 1 से 2 ग्लास, बी है 2 से 3 ग्लास, सी है 4 से 5 ग्लास, डी है 8 से 10 ग्लास। तो कितना पीना चाहिए प्रतिदिन? 8 से 10 ग्लास। कितना? 8 से 10 ग्लास। क्वेश्चन नंबर 25 है, अपने शरीर के वजन बढ़ने के भय से भोजन न करने की बीमारी कहलाती है? ए है बुलिमिया नर्वोसा, बी है एनोरेक्सिया नर्वोसा, सी है बिंज ईटिंग, डी है इनमें से कोई नहीं। तो अपने शरीर के वजन बढ़ने के भय से भोजन न करने की बीमारी को क्या कहते हैं? एनोरेक्सिया नर्वोसा। आंसर क्या हो जाएगा? बी, एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। बुलिमिया नर्वोसा किसे कहते हैं? तो कोई व्यक्ति क्या है, भोजन अत्यधिक कर ले रहा है, फिर क्या वॉमिट कर दे रहा है, वजन बढ़ने के भय से उसे कर रहा है, तुरंत खा रहा है, फिर उसको तुरंत ही वॉमिट कर दे रहा है कि कहीं वजन ना बढ़ जाए, तो इसे बुलिमिया नर्वोसा कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हमारे शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत भाग प्रोटीन से बना होता है? ए है 60%, बी है 50%, सी है 40%, डी है
20%। तो हमारे शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत भाग प्रोटीन से बना होता है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 20%। कितना? 20% जो है प्रोटीन से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, खनिज लवण हमारे शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत भाग का निर्माण करते हैं? ए है 15 से 20%, बी है 20 से 30%, सी है 30 से 40%, डी है 4 से 5%। तो खनिज लवण हमारे शरीर में कुल भार का कितने प्रतिशत का भाग का निर्माण करते हैं? आंसर क्या हो जाएगा 4 से 5%। कितना? 4 से 5% तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, हमारे शरीर में लगभग कितने खनिज लवण पाए जाते हैं? ए है 12, बी है 17, सी 19, डी है 24। तो कितने खनिज लवण लगभग पाए जाते हैं? आंसर क्या हो जाएगा सी 19। कितने? सी 19 हो जाएगा। ठीक है, 19 पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक व्यक्ति बार बार अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करता है और वजन बढ़ने से बचने के लिए उल्टी करता है, वह किस विकार से ग्रसित है? ए है बुलिमिया नर्वोसा, बी है एनोरेक्सिया, सी है बिंज ईटिंग, डी है इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने बताया ही, ऊपर बताया किस क्या कहते हैं, बुलिमिया नर्वोसा कहते हैं। ठीक है, बुलिमिया नर्वोसा कहते हैं। और जो नहीं करता है कि वजन बढ़ ना जाए और इसकी वजह से खाना नहीं खाता है तो उसे क्या कहेंगे? एनोरेक्सिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, गर्भावस्था में फोलेट की प्रतिदिन कितनी मात्रा आवश्यकता होती है? ए है 220 mg, बी है 330 mg, सी है 570 mg, डी है 900 mg। तो गर्भावस्था में फोलेट की प्रतिदिन कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? कितनी? 570। सबसे अधिक फोलेट चाहिए होता है गर्भावस्था में। ठीक है, 570। सामान्यतः 220 चाहिए होता है। सामान्यतः 220 चाहिए होता है। 220 और 330 किसको? स्तनपान वाली महिला को। ठीक है, स्तनपान कराने वाली महिला को 330 चाहिए होता है। और सभी को सामान्यतः सभी को 220 चाहिए होता है। अब किसको सबसे अधिक चाहिए होता है? तो गर्भावस्था में। ठीक है, गर्भवती महिला को सबसे अधिक चाहिए होता है फोलेट, 570 mg। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे, और बताइएगा कि और जो है ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को।